हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जो हमने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का जो घटना चक्र की सीरीज स्टार्ट की है, आज उसका हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज हम सेकंड पार्ट में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण सुरक्षा से रिलेटेड। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो है पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा से रिलेटेड हम जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है, यानी पर्यावरण अपकर्ष किसे कहते हैं। ऑप्शन है ए, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। ऑप्शन बी, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो पर्यावरणीय अपकर्ष का मतलब होता है कि पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण या जैव विविधता की हानि, इन सब के माध्यम से जो पर्यावरण के गुणों में कमी आती है, पर्यावरण के गुणों का जो ह्रास होता है, उसे ही कहते हैं पर्यावरणीय अपकर्ष। यानी पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण वो कहलाता है पर्यावरणीय अपकर्ष। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना उसे भी कहते हैं पर्यावरणीय अपकर्ष। पर्यावरण के गुणों में जो ह्रास होता है उसका रीजन मानव भी हो सकता है। मानवीय क्रियाकलापों से भी पर्यावरण में ह्रास होता है, पर्यावरण के गुणों का निम्नीकरण होता है, उसे भी पर्यावरणीय अपकर्ष कहते हैं। और ऑप्शन नंबर सी है, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, इसे भी कहते हैं पर्यावरण अपकर्ष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कहते हैं पर्यावरण अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपक्षय का विचार संबंधित है। ऑप्शन है ए, पृथक हुए पदार्थों का संग्रह। ऑप्शन बी, मौसम में दैनिक परिवर्तन। ऑप्शन सी, एक प्राकृतिक क्रिया जो कि चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपक्षय किसे कहते हैं। अपक्षय, दरअसल अपक्षय एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का विघटन और वियोजन के माध्यम से अपने ही स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाना, उसे कहते हैं हम अपक्षय। यानी अपक्षय का विचार किससे संबंधित है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक प्राकृतिक प्रक्रिया है अपक्षय, जो कि चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन के द्वारा ढीली पड़कर और विदीर्ण होकर अपने ही स्थान पर बिखर कर रह जाती हैं, उसे कहते हैं हम अपक्षय। ये आपको ध्यान रखना है कि अपक्षय एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें विघटन और वियोजन के द्वारा टूट फूट कर अपने ही स्थान पर बिखर कर रह जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। ऑप्शन है ए, धारणीय विकास। ऑप्शन बी, गरीबी कम करना। ऑप्शन सी, वातानुकूलन। और ऑप्शन डी, कागज के थैलों का प्रयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गरीबी कम करना। पर्यावरणीय सुरक्षा से जो धारणीय विकास है और कागज के थैलों का उपयोग है, उसका पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से सीधा संबंध है, जबकि वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है। जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए पर्यावरणीय सुरक्षा से जो संबंध नहीं है वो डायरेक्टली गरीबी कम करने का नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
एक्सप्लेनेशन है, धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है और वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास, कागज के थैलों का उपयोग और वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करेंगे धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चंस घटना चक्र की बुक में दिए गए हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा धारणीय विकास से संबंधित। दो कथन दिए गए हैं, हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है, धारणीय विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल यानी थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। तो कथन नंबर 1 हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1992 में नहीं, 1992 नहीं, सतत विकास लक्ष्य पहली बार 2012 में, 2012 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, जो वो था Rio+20 सम्मेलन हुआ था, सबसे पहले धारणीय विकास लक्ष्य 2012 के Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किए गए थे, ना कि 1972 में। Rio+20 सम्मेलन जो कि 2012 में हुआ था, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था, तो वहीं पर सबसे पहली बार 2012 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रस्तावित किए गए थे, इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। धारणीय विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 17 हैं, वो हमें 2030 तक प्राप्त करने हैं। 2030 तक उन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी केवल 2 सही है। कथन 1 हमारा गलत है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। और धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, और इसी के तत्वावधान में धारणीय विकास लक्ष्य तय किए गए हैं, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ये उस टाइम का क्वेश्चन था। आप इसे ऐसे याद रखिएगा कि सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2023 सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स जो कि 2023 में है, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो उसमें भारत का 112वां स्थान है, ये आप ध्यान रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023 सूचकांक में भारत का 112वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? आप इसे 2022-23 जोड़ सकते हैं, 2022-23 करके करंट अफेयर्स में जोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए इसमें शामिल किए गए हैं ताकि आपको ये याद रहे, आपको ये ध्यान रहे कि आपको करंट अफेयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। तो भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक जो जारी की जाती है नीति आयोग के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है, इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें शीर्ष 5 राज्यों की सूची में गुजरात शामिल नहीं है, और हमसे वही पूछा गया है कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसमें पहला स्थान है केरल का, उसके बाद तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, इन सब का स्थान है आंध्र प्रदेश, लेकिन गुजरात शीर्ष 5 राज्यों की सूची में कहीं भी सम्मिलित नहीं है। नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी केरल। आज भी नीति आयोग के द्वारा जो सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023 जारी किया गया था उसमें केरल प्रथम स्थान पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, ऑप्शन सी भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि इसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, और ऑप्शन डी कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। तो धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या अर्थ है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है कि भूमि का इस प्रकार उपयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, उसे ही कहते हैं धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करते हैं हम रियो सम्मेलन से रिलेटेड, जो 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं अब हम उन्हें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या था? ऑप्शन है ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, ऑप्शन बी पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय नई व्यवस्था, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में जो सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ था वो था संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। इसकी डिटेल देखते हैं। रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील में वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसे हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, वो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 1992 का जो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन है उसे हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है, ऑप्शन बी यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, ऑप्शन सी यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो कि अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर बनाता है, और ऑप्शन डी दोनों ए और बी। तो पर्यावरण भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, इसकी स्थापना की गई थी 1991 में। ये क्या है? ये जैव विविधता पर अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय यानी UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके लिए क्या है? उसके लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है, और इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 1991 में। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा जैव विविधता पर अभिसमय यानी CBD पर, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं UNFCCC, उसके लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी,
जो कि भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा, जैव विविधता पर अभिसमय, ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जैव विविधता पर अभिसमय यानी CBD, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय UNFCCC और मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी UNCCD इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है और 1991 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, 1991 में इसके लिए बातचीत होनी शुरू हो गई थी, तभी इसकी स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा एजेंडा 21। अब हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। कथन नंबर 2, यह 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी उत्पत्ति हुई थी। यहाँ इसके ऑप्शन नेक्स्ट है, नेक्स्ट PDF में दिए गए हैं। ऐसे हैं ऑप्शन, केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई भी नहीं। तो एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। और जो कथन 2 है कि 2002 में जोहान्सबर्ग में इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि एजेंडा 21 की जो उत्पत्ति हुई थी वो 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में जो सम्मेलन होता है रियो, जिसे हम रियो समिट भी कहते हैं, अर्थ समिट भी कहते हैं, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में जो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसी में एजेंडा 21 की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए कथन 2 हमारा गलत है। ये इसके ऑप्शन है। हमारा सही आंसर होगा, केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर A हमारा सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे हम अर्थ समिट या फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। और इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की थी, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ऑप्शन है A काहिरा में, ऑप्शन B रियो में, ऑप्शन C डरबन में और ऑप्शन D क्योटो में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर B रियो में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसे अर्थ समिट कहते हैं, उसका आयोजन किया गया था 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण और सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करेंगे रियो +20 सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। क्या है ये रियो +20 सम्मेलन? आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो +20 सम्मेलन क्या है? ऑप्शन है A यह धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ऑप्शन B यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय यानी मिनिस्टीरियल बैठक है। ऑप्शन C यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन है। और ऑप्शन D यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A यह धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है। रियो +20 सम्मेलन धारणीय विकास पर यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, रियो +20 सम्मेलन धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है और यह सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में ही संपन्न हुआ था। और इसे रियो +20 सम्मेलन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सम्मेलन वर्ष 1992 में जो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, उसकी 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इसका आयोजन फिर से ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में ही किया गया था।
इसीलिए इसे Rio+20 सम्मेलन कहते हैं। और 2002 में जो 2002 का जो सम्मेलन था वो हुआ था दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। उसकी 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसे आयोजित किया गया था। तो रियो डी जेनेरो में जो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी 20वीं वर्षगांठ, और 2002 में जोहान्सबर्ग में जो विश्व सतत विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था उसकी 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसे आयोजित किया गया था। तो Rio+20 सम्मेलन धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का ही लघु नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। ऑप्शन है ए 2005 में, ऑप्शन बी 2000 में, ऑप्शन सी 1999 में और ऑप्शन डी 1997 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1997 में। जो पृथ्वी सम्मेलन +5 है उसका आयोजन किया गया था 1997 में। दरअसल 1992 का जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में, उसमें एजेंडा 21 की घोषणा की गई थी। एजेंडा 21 की घोषणा की गई थी। उसके बाद ठीक 5 वर्षों के बाद 1997 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न देशों के द्वारा एजेंडा 21 की दिशा में, एजेंडा 21 को प्राप्त करने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं उसका मूल्यांकन करने के लिए। तो इसे ही कहते हैं हम पृथ्वी सम्मेलन +5। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ष 1992 में विश्व भर के नेता ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। ठीक 5 वर्षों के बाद जून 23 से 27 जून के बीच जून 1997 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जो कि Rio+5 या फिर पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। और यह बैठक क्यों बुलाई गई थी? यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है Rio+20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? ऑप्शन है ए द फ्यूचर वी वांट, ऑप्शन बी द फ्यूचर वी सीक, ऑप्शन सी द फ्यूचर वी हैव और ऑप्शन डी द फ्यूचर वी सी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए द फ्यूचर वी वांट। Rio+20 घोषणा पत्र का जो शीर्षक था वो था द फ्यूचर वी वांट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Rio+20 सम्मेलन का आयोजन प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी रियो डी जेनेरो में जो 1992 में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसके 20 वर्ष पूरे होने के पश्चात किया गया था। और 2012 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में आयोजित Rio+20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट। और इस मसौदे में क्या था? जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता, इन पहलुओं पर यहाँ विचार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, है पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए वाशिंगटन, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी रियो डी जेनेरियो और ऑप्शन डी ब्यूनस आयर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रियो डी जेनेरियो। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी यानी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, जो कि अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, वो आविर्भूत हुई थी। ऑप्शन है ए जोहान्सबर्ग में 2002 के संधारणीय विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, ऑप्शन सी पेरिस में 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में, और ऑप्शन डी नई दिल्ली में 2016 के विश्व संधारणीय विकास शिखर सम्मेलन में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में
जो हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी यानी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, जो कि अपेक्षाकृत हरित और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, वो आविर्भूत हुई थी, यानी उसकी उत्पत्ति हुई थी 2012 के रियो डी जेनेरियो के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन Rio+20 सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था और इसी सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था यानी ग्रीन इकोनॉमी में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्यवाही का आह्वान किया गया और इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी यानी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी का सृजन किया गया था। तो जो राष्ट्र हरित अर्थव्यवस्था में इंटरेस्टेड थे उन्हें समर्थन देने के लिए इसका गठन किया गया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एक फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को शेयर भी कीजिए।